मानहानि यानी किसी का अपमान कर देना। अब ये अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन राजनीति में आप देखिए मानहानि कितनी आम हो गई है। मानहानि जब चुनाव का दौर होता है तो जमकर देखने को मिलती है। मानहानि का मुद्दा कितना गंभीर है राहुल गांधी के मामले से समझा जा सकता है, क्योंकि बेशक इसमें राजनीति ढूंढी जा रही है, लेकिन फिर भी कानूनी दांवपेच में ये कितना गंभीर हो सकता है इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। एक नहीं है, कई हैं। आजम खान से लेके उनके बेटे से लेके ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिल जाएंगे कि बयान जो हैं वो कितने भारी पड़ सकते हैं। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार भी जहरीला सांप, विषकन्या ऐसे बयानों की एंट्री होती चली गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक दूसरे के शीर्ष नेतृत्व को लेकर तीखी टिप्पणियां की हो। इन बयानों का नफा नुकसान भी रहा है। कर्नाटक चुनाव में उक्त बयानों पर दोनों ही दल यानी कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, बीजेपी के नेता यही बात कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा कि आपराधिक मामले जो हैं वो कर्नाटक में कैसे सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं, ये इस रिपोर्ट का मकसद है। लेकिन उससे पहले ये सबसे ताज़ा मामला जो है सांप बनाम विषकन्या का, ये समझ लीजिए। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कह दिया। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि भाजपा की विचारधारा के लिए बात कही, वो किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करते हैं। अगले ही दिन कर्नाटक में भाजपा विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कोप्पल में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। इसके बाद तो कांग्रेस पार्टी को हमला करने का एक मौका मिल गया बीजेपी पर। अभी तक वो बैकफुट पर थे, लेकिन जैसे ही विषकन्या कहा गया कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया। जुबान फिसलने वाली जमीन रही है ये कर्नाटक, पहला मौका नहीं, सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। कर्नाटक ऐसी ज़मीन है जहां जुबान फिसलने के कई मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही बयानों की वजह से गत दिनों कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है। मोदी सरनेम मामले में सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। इसके चलते उन्हें लोकसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इतने बड़े मामले के बाद अब माना जा रहा था कि कर्नाटक का चुनाव का जो मतदान है उससे पहले कुछ सतर्कता बरती जाएगी, लेकिन तापमान और बढ़ रहा है। अगर आचार संहिता के मामले देखे जाएं तो अब तक कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों में सबसे ज्यादा सजा हुई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर चुनाव आयोग बारीकी से नजर रखता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक बयानबाजी पूरे परवान पर है। बीते कई दिनों में देश के 2 वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए नेताओं ने ऐसी बयानबाजी की है जिसने देश का सियासी माहौल बदला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया, तो वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के पर विवादित टिप्पणी कर दी। तो बीजेपी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे की आलोचना की और इसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी के अपमान के ऊपर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मेरी निजी नहीं राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर पलटवार करते हुए कर्नाटक में जो कुछ हुआ उससे ये बहुत स्पष्ट है कि यह मामला किस तरीके से गर्मा रहा है। अब आचार संहिता के आंकड़ों की बात करते हैं। ये उल्लंघन के ढेरों मामले कर्नाटक में किस तरीके से रहे। आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की बयानबाजी फिर मानहानि के मामलों को हवा देती है और देगी। आंकड़ों से समझिए कि पिछले कुछ सालों में कर्नाटक में बदजुबानी के कितने मामले आए और ज़्यादातर मामलों में सजा हुई। 2013 से 2019 के बीच चुनाव से जुड़े आरोप। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि पिछली बार करीब 2000 मामले दर्ज किए गए थे। सभी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, सभी पर मुकदमा चलाया गया, मामलों में फैसला हुआ, लेकिन 50% से ज़्यादा मामलों में सज़ा हमारे पक्ष में रही है। ये एक बड़ी संख्या है। मीणा कहते हैं कि अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानता, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि चुनाव संबंधी मामलों में सज़ा हो रही हो, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हो रहा है। मीणा के मुताबिक ये आरोप 2013 से 2019 के बीच हुए चुनाव से जुड़े हैं, जिस पर संबंधित लोगों को सज़ा हुई है। इस साल शब्दों के साथ साथ पैसों का भी खेल देखने को मिला है। मीणा के कार्यालय की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कुल 292.06 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और इसमें से 102 या करीब 103 करोड़ रुपए नकद और करीब 68 करोड़ रुपए की शराब और 76 करोड़ रुपए का 150 किलोग्राम के आसपास का सोना शामिल है। अभद्र भाषा के बारे में मीणा ने कहा कि चुनाव आयोग इस तरह के किसी भी घटनाक्रम को करीब से देख रहा है। फिलहाल ऐसे 5 मामलों में केस दर्ज किए गए हैं। चुनाव आयोग की तैयारी क्या है वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। चुनाव के दिन इस तरह के मामले न बढ़ें, इसके लिए चुनाव के दिन की भी बड़ी तैयारी है। चुनाव आयोग ने चुनावना मोबाइल एप्लीकेशन को भी
फिर से शुरू किया है। जो नाम, मतदान केंद्र, वहां कैसे पहुंचें, कितने लोग कतार में खड़े हैं, इसके बारे में विवरण देगा। हर 15 मिनट में डेटा को चुनावना अपडेट में जो ऐप है उसमें अपडेट किया जाएगा। यदि आप अपना बूथ जानते हैं और आवेदन में अपना बूथ नंबर और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करते हैं तो ये आपको बताएगा कि कितने लोग कतार में खड़े हैं। लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल में 5 जनवरी के बाद से लगभग 16 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में तैयारियां बहुत हैं। इन तैयारियों के बावजूद, चेतावनियों के बावजूद मानहानि के बहुत मामले आते हैं। ऐसा नहीं कि नेता सतर्क नहीं रहते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं भीड़ का उत्साह हो, चुनाव की सरगर्मियां हो, इसके बाद कई बार ज़बान फिसल जाती है। ये भी माना जाता है कि इतने बड़े बड़े नेता, इतने दिग्गज लोग जो कई बार तोल मोल कर बोलते हैं, वो अचानक से ज़बान फिसलने की वजह से इस तरह के बयान नहीं देंगे। तो क्या सोची समझी रणनीति होती है इस तरह के कड़े बयान देना नेताओं के बारे में? आप इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला